नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं भूपेंद्र मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले जो मेरी क्लास आई थी वो छत्तीसगढ़ी की क्लास थी। अभी की जो क्लास होगी वो जनजाति की होगी। ठीक है, जनजाति का हमने लगभग 4 पार्ट कंप्लीट किया है। ये 5वां पार्ट है उसका, अगर पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर मैं उसको टर्म के हिसाब से देखूं तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, वो है विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में एक हिंट ओवरव्यू दिया था कि विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, कैसे हम विशेष पिछड़ी जनजाति तक पहुँचे। ठीक है, ये आपने बेहतर तरीके से देखा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, शायद ही ऐसा टाइप का कोई बताया हुआ आपको, लेकिन मैंने इसको एक स्टैंडर्ड बुक से पूरे प्रावधानों को अच्छे से मैंने स्पष्ट किया कि कैसे विशेष प्रावधान आए थे, कैसे पीटीजी ग्रुप आया, कैसे पीवीटीजी ग्रुप आया। ठीक है, उसको भी मैंने स्पष्ट किया। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ विशेष पिछड़ी जनजाति में ही को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, और उसके जो 7 जनजाति हैं उनको मैं डील करूंगा। ठीक है, जैसे अबुझमाड़िया है, ठीक है, अबुझमाड़िया है, बैगा जनजाति है, कमार जनजाति है, बिरोहोर है, और क्या, पहाड़ी कोरबा। ठीक, और 2 राज्य सरकार द्वारा, वो कौन से हैं, एक पंडो है और एक भुंजिया है। ठीक है, तो शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत हम दक्षिण छत्तीसगढ़ से करेंगे, जिसे हम कहते हैं अबुझमाड़िया। ठीक है, यह है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये बहुत जल्दी में बनाया गया छत्तीसगढ़ है हमारा। ठीक है, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो इस हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे रहते हैं क्या, कौन, अबुझमाड़िया, है ना। इसका नाम कितना मस्त है, कितना अच्छा है। ठीक है, इस जनजाति का नाम कितना अच्छा है। ये वैसे मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ, विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो जब विशेष पिछड़ी जनजाति है तो ये है अबुझमाड़िया। ठीक है, तो इसे अबुझ और माड़िया, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अबुझ क्यों इसको अबुझमाड़िया कहा गया, उसको हम समझते हैं। पहला जाति के बाद जब हम पढ़ते हैं, पहले विशेष पिछड़ी जनजातियों में पहला जाति के बारे में हम पढ़ेंगे अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक अबुझ से मिलकर बना हुआ है और दूसरा माड़िया से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यह है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक, इस प्यारे छत्तीसगढ़ को 2 पार्ट पे बांट दिए, 3 पार्ट पे बांटते हैं। मुख्यतः 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटते हैं, तो उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र और दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र। दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूरे का पूरा क्या आता है दोस्तों, बस्तर संभाग आता है। पूरे का पूरा बस्तर संभाग दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो जब दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र में हम पढ़ते हैं तो इसी दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर मैं भौगोलिक रूप से देखूं तो अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अबुझमाड़ की पहाड़ी है। ठीक, अबुझमाड़ की पहाड़ी है, जिसका अधिकांश हिस्सा जो है कहाँ पड़ता है, नारायणपुर जिले में पड़ता है। जिसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पड़ता है, नारायणपुर जिले में पड़ता है, नारायणपुर जिले में पड़ता है। और भी जिला है, जैसे यहाँ पे बीजापुर है, बीजापुर का पार्ट हो गया, दंतेवाड़ा का पार्ट हो गया। ठीक है, सुकमा तक नहीं जाता, ये सुकमा तक नहीं जाता अबुझमाड़ की पहाड़ी। ये 3 जिले नारायणपुर, ठीक, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। तो ये 3 जिलों तक ही अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ क्या है, विकसित हैं, विस्तृत हैं। विकसित भी नहीं बोलना चाहता था मैं, विस्तृत ही बोलना चाहता था। तो इन 3 जिलों पे कौन कौन से, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों पे, आंशिक रूप से बस्तर पे भी, लेकिन जो सर्वाधिक जो है, अधिकांश जो है नारायणपुर जिले में ही जो है अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ फैली हुई है। इसको अबुझ क्यों कहा गया, इसे अबुझ जो है इसके नाम से इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जो है वनों की इतनी सघनता है कि इन क्षेत्र पे को कभी कभी ज़मीन नहीं दिखता। अगर आप ऊपर से अगर ड्रोन चला रहे हो तो नीचे की ज़मीन नहीं दिखती, और इतने घने और इतने सघन वन होते हैं इधर। ठीक है, कि आप भूल जाओगे, है ना। आपका जैसे कि कहीं जा रहे हो
उस रास्ते से, तो आप रास्तों को भी भूल जाओगे, क्योंकि सभी तरफ वृक्ष वृक्ष दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, है ना। तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया, अबुझ कहा गया, है ना, जिसे बुझा नहीं गया, मतलब समझा ही नहीं जा सकता उस क्षेत्र को, ठीक है। तो ऐसी ही कंडीशन, ऐसी ही सिचुएशन वहाँ के जो लोकल स्थायी जनजाति को तो नहीं होता, जो नक्सली होते हैं वो इस मामलों में ट्रेंड होते हैं, इसलिए वो यहाँ जाके छुपते हैं, ठीक है, जहाँ सघन वन होते हैं, ठीक है। अब पहला चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि इतने सघन वन भी क्यों हैं, आपको एक कारण समझना चाहिए ना कि आखिर इतने सघन वन कैसे हो गए भाई। तो ये सघन वन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ जो वर्षा होती है वो अन्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो नारायणपुर का क्षेत्र है वहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, और वह धीरे से वो पहाड़ी क्या बन गई, अबुझ मार की पहाड़ी बन गई। ये तो लोगों ने अभी अभी कहना प्रारंभ किया, ये पहाड़ी तो बहुत पहले से है ना, ठीक है, ये मतलब बहुत प्राचीन काल से है अबुझमाड़ की पहाड़ी, ऐसा तो नहीं है कि अभी से बन गया। तो पहले जब बना तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जनजाति कौन होते हैं, जो दुर्गम और दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं, पर्वत पहाड़ों पर निवास करते हैं, घने जंगलों में निवास करते हैं। तो ऐसे इसलिए ये क्या होते हैं, कुछ जनजाति यहाँ पे निवास करती है, और यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति को बोलते हैं माड़िया जनजाति, विशेष रूप से क्या, इस माड़िया जनजाति बोलते हैं, ठीक है। ये सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ में सबसे समृद्ध जनजाति के रूप में आता है माड़िया जनजाति का नाम। क्यों आता है, क्योंकि इनके बहुत सारे जो हैं, जो आपको लोक नृत्य लगेंगे, वो बहुत सारे ये लोक नृत्य करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे वो उनके मनोरंजन से संबंधित हो, चाहे ये इनके बहुत ही, अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही एडवांस जनजाति है, कौन सी, माड़िया जनजाति। तो इसी कहानी की अगर देखें कि अबुझ माड़िया जनजाति कैसे पैदा हुए, अब देखो ये माड़िया जनजाति जो है वो गोड़ों की एक उपजाति है, ठीक है, ये गोड़ों की ही एक उपजाति है, गोड़ों की उपजाति के रूप में ये माड़िया जनजाति प्रचलित है, ठीक। अब देखिए, तो ये अबुझमाड़ के क्षेत्र में जब ये एक कहानी है कि अबुझ माड़िया जनजाति आई कैसे, ठीक। ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले जो है, जो माड़िया जनजाति के एक युगल है, ठीक है, लव मैरिज, पगले लव मैरिज, ठीक है। तो जब ऐसा माना जाता है कि एक प्रेमी युगल जो है वो जो माड़िया जनजाति के थे, अब देखो छुपेगा कहाँ, है ना, छुपेगा तो वहीं जहाँ ज़्यादा जंगल होगा, ठीक है, पर्वत होगा, पहाड़ होगा, ठीक है, और साथ ही साथ बाहर होगा, ठीक है, तो इसलिए वहाँ जाके छुपेगा वो। तो वो लोग माड़िया जनजाति के जो प्रेमी युगल है, कपल है ना, गुड कपल, डेट पे चले गए, कहाँ चले गए डेट पे, वो अबुझमाड़ की पहाड़ी पे चले गए भाई, ठीक है। तो जब अबुझमाड़ की पहाड़ी पे गए तो वहाँ जाके उन्होंने परिवार विकसित किया, तो वो क्या कहलाए, वहाँ पे जो जनजाति आई पैदा होके, वो क्या कहलाए, अबुझमाड़िया कहलाए, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति माड़िया जनजाति का ही एक पार्ट है, ठीक, गोड़ों की एक शाखा है, ठीक। तो आपको ये चीज़ें लेकर चलना है, ठीक। लेकिन इनको विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल क्यों किया गया, ठीक है, क्यों किया गया वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये तो टेलर है, आप क्यों किया गया होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। फिर विशेष पिछड़ी जनजाति का एक 3 पॉइंट बताया हूँ आपको, उस 3 पॉइंट में से मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, एक पॉइंट है जिसकी वजह से इसे विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो क्या वो पॉइंट है, वो आप सर्च करिएगा, ठीक। तब तक मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने इनके पैदा होने के बारे में बता दिया, जन्म वन के बारे में बता दिया भी कि कैसे टाइप का अबुझमाड़िया जनजाति आई, ठीक है। अब अबुझमाड़िया जनजाति आज हो गई बेचारी, आ गई ना। अब हम इसके जो सांस्कृतिक रूप हैं, जब भी इंसान बच्चा पैदा होता है तो हम उसके सबसे पहले जब हम उसका वो काम करते हैं वो उसके पहनावे पे करते हैं भाई, ठीक है। खान पान और पहनावा वो ज़िंदगी का एक सांस्कृतिक आधार है, ठीक है। हमारी संस्कृति हमारा तभी पनपेगी जब हम एक अच्छा कप खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, ठीक। तो उन्होंने उस चीज़ को इनके बारे में वही चीज़ बताना मैं स्टार्ट करता हूँ कि वो रहते कहते हैं कैसे हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे करते हैं, वो समझते जाते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ।
सबसे पहले किसी भी जनजाति की जो है वो क्या है, देखिए आप मेंस में भी लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप किसी भी जनजाति का क्या बताइए, जो फिजिकल है वो रहते कहाँ है वो बताइए। ठीक है, धीरे से उनका थोड़ा सांस्कृतिक जन्म वर्म के बारे में बताइए, फिर उनकी सांस्कृतिक वैल्यू बताइए। ऐसे करते करते आप चलते जाइए। ठीक है, थोड़ा मिटाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है, लेकिन क्या करो, मेहनत करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो क्लास कैसे मिलेगी। ठीक है, अब ये रहते कैसे हैं, सबसे पहले इनका घर क्या है से होता है, इनका घर जो होता है झोपड़ी नुमा होता है। कमार जनजाति का घर भी झोपड़ी नुमा ही होता है। ये जनरली जो है अपना घर पक्का नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि इनके सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये पेद्दा कृषि करते हैं। हर एक चीज़ का एक कारण होता है, क्योंकि ये पेद्दा कृषि करते हैं, है ना, पेद्दा कृषि करते हैं जो एक क्या है, अस्थायी कृषि है, अस्थायी कृषि है। झूम कृषि का एक टाइप है। ठीक है, झूम कृषि का एक प्रकार ही है, समझो एक प्रकार है। अब झूम कृषि का एक प्रकार है। अब जो ये पेद्दा कृषि जहाँ करते हैं, है ना, उस स्थल को ये क्या कहते हैं, कघई करके पुकारते हैं। जहाँ पर ये पेद्दा कृषि करते हैं, अस्थायी कृषि करते हैं, उस स्थल को ये कघई के नाम से संबोधित करते हैं। कघई, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कघई किसे कहते हैं, तो याद रखिए पेद्दा कृषि जब करते हैं भोजमाड़िया जनजाति, उस स्थल को कघई कहते हैं। जो ऐसे किसी भी स्थल को, ऐसे मान लो मैं इस स्थल पे क्या करूँगा, झूम खेती करूँगा भाई, है ना, अस्थायी कृषि करूँगा, तो इस स्थल को क्या कहेंगे, कघई कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, कघई करते हैं। और अस्थाई इसलिए इनका मकान क्यों झोपड़ियों का रहता है, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि ये ना घूम घूम के क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं, इसलिए ये अस्थाई टाइप के होते हैं। वैसे ही कमार भी क्या करती है, वो भी क्या करती है, अस्थाई कृषि करती है, इसीलिए उनका भी घर प्रायः आप देखोगे कि झोपड़ी नुमा होता है। भाई पक्की मकान बना के करेगा क्या, अगर इधर की ज़मीन में मतलब नहीं हो रहा है कुछ अच्छा सा, तो आप नेक्स्ट जगह जाओगे। ठीक है, किसी अच्छी जगह जाओगे, किसी जंगल के किसी दूसरे क्षेत्र पे जाओगे, तो उनको मतलब थोड़ा नुकसान कर जाएगा ना, पक्के अगर कर लेंगे तो इसीलिए है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बना लिया, अब मान लो इन्होंने झोपड़ी नुमा घर बना लिया। इनके घर की बड़ी महत्ता होती है, झोपड़ी नुमा घर। देखिए घर बनता है ना, तो घर वास्तु के हिसाब से होता है। ये घर का एक अच्छा वास्तु होता है, और घर के हर एक फील्ड को हम नाम देते हैं। ठीक है, हम भी नाम देते हैं परछी, ठीक है, परछी देते हैं, अंगना में बैठे गोरी, ठीक है, अटरिया में खड़ी होके करत रे इशारा, ऐसा अटरिया मतलब छत। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी पे, ठीक है, अंगना मतलब परछी को हम परछी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है, कुछ कुछ हम जनरल छत्तीसगढ़ी में नाम देते हैं, इनका भी नाम है। ठीक है, इनका भी नाम है। ये गोंडी भाषा में अपने क्षेत्र क्या क्या नाम देते हैं, अपने घर में बहुत जो जगह होती है उसको क्या क्या नाम देते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, अगहा क्या है, परछी है। परछी बोल सकता हूँ, आंगन बोल सकता हूँ, मैं इसको आंगन बोल सकता हूँ। ठीक है, आंगन बोल सकता हूँ। दूसरा जो है लोनू क्या है, संग्रहण गृह, स्टोर रूम, संग्रहण कक्ष, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टोर रूम। देखिए दोस्त, स्टोर रूम बोल सकता हूँ। साथ ही साथ ये इनके जो देवता होते हैं ना, देवताओं का स्थान होता है रसोई घर। देवताओं का स्थान है कौन सा, रसोई घर। ठीक,
तो रसोई घर देवताओं के स्थान होता है, रसोई घर संग्रहण कक्ष होता है, उसको स्टोर रूम कहते हैं। इसी प्रकार जब आप भुंजिया जाति के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसमें एक आता है कि इनके रसोई घर को क्या कहा जाता है, लाल कक्ष कहा जाता है ना, रेड। तो ऐसा बोला जाता है, क्यों बोला जाता है नहीं पता। एक और होता है इनके में बरामदा, अगहा हो गया, आंगड़ी हो गया, ठीक है, अगहा परछी हो गया, आंगन हो गया। मैं पहनावे के बारे में बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं पहनावे में आता हूँ। तो इनका जो पहनावा रहता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहता है, ठीक है। तो जो बाबू जातमा जाते ना, ठीक है, मतलब जो पुरुष जाति रहती है, जो पुरुष जनजाति रहती है, वो क्या करती है, गमछा पहनेगी, ठीक है, धोती पहनेगी, गमछा पहनेगी, धोती पहनेगी और बंडी पहनेगी, ठीक। तो बंडी पहन ली, धोती पहन लिया, गमछा बांध लिया या लुंगी पहन लिया, ये सब करते हैं, ठीक है। और कभी कभी कोई जनजाति जब ये पुराने काल पर रहते थे तो सिर्फ नीचे धोती पहनते थे, ऊपर का पार्ट खाली रहता था और कोई गमछा वमछा इस पर डाल लिए रहते थे। ये पहला पार्ट, ये किनका था पहनावा, ये इनके पुरुष का था। महिलाएं कैसे पहनती हैं, महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो कमर से लेके ये जो घुटने तक जो साड़ी पहनती हैं वो घुटने तक पहनती हैं, है ना, नीचे तक नहीं पहनती। जैसे बच्चियां जो हैं थोड़ी, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर गलती से कुछ निकल जाए तो सॉरी, ठीक है। तो जो महिलाएं जो होती हैं वो कहाँ पर, घुटने तक का ये साड़ी पहनती हैं। और जो इनका जो स्पेशल जो श्रृंगार होता है वो गोदना होता है, ठीक है। तो गोदना, ठीक, गोदना मतलब एक छत्तीसगढ़ का कल्चर ही है। और अगर आप देखो तो पूर्व भारत का और आपका जो झारखंड का हो गया, उड़ीसा का हो गया, आप छत्तीसगढ़ का ले लो, एमपी के जो पूर्वी भाग है उसका ले लो, तो गोदना इज़ अ ऑल टाइम क्या बोलते हैं उसको, आभूषण है, ठीक है। मरने के बाद जाता है गोदना, ठीक, ऐसा माना जाता है, अब वो भगवान जाने। तो गोदना का ये क्या करते हैं, गोदना का श्रृंगार करती हैं महिलाएं, गोदना का श्रृंगार करती हैं महिलाएं। पुरुष भी कुछ कुछ श्रृंगार करते हैं, ताबीज पहन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ये पहन लेते हैं, कान पे कुछ बाली वाली भी पहन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनका श्रृंगार के बारे में बात कर रहा था, जैसे गोदना। तो देखिए गोदना 3-4 जगह चेहरे के हैं। तो जैसे ये फेस है, तो मोस्टली ये लोग कहाँ पे देखिए, हर एक जनजाति अलग अलग प्रकार से भी गोदना गोदवाती है, ठीक है। अरे बाप रे, इतने सारी 42 प्रकार की जनजाति, सोचो अगर 42 प्रकार से गोदना गोदवाए तो। लेकिन मोस्टली एक जैसे गोदवाते हैं। उसमें से वो लोग फेस पे अगर गोदवाएंगे तो मत्थे पे गोदवाएंगे, ठीक है, नाक पे गोदवाएंगे, नाक पे नहीं, सॉरी नाक पे नहीं, कोई गोदवाता है नाक पे, लेकिन ये जनजाति जो है माथे पे गोदवाएगी, नाक पे गोदवाएगी, और यहाँ पे जो यहाँ पे है ना थोड़ी, वहाँ पे गोदवाएगी, ठीक है। तो ये इनका गोदना फेवरेट रहता है। यहाँ पे जो हाथ है, जहाँ पे मेरा ओम लिखा हुआ है भगवान का, वहाँ पे गोदवाएंगी, ठीक है, यहाँ पे गोदवाएंगी, ठीक। तो ऐसा 2-4 जगह है जहाँ पे ये गोदना गोदवाना पसंद करती हैं, ठीक है। पैरों पे होता है, ठीक, यहाँ पे गोदना गोदवाएंगे, ठीक। ये तो हो गया उनके थोड़े पहनावे के बारे में, ठीक। लेकिन ये पहनावे के बारे में एक और नहीं, मैं तीसरा चीज़ आभूषण तो भूल ही रहा हूँ, ठीक है। तो आभूषण के अंतर्गत आते हैं। तो आभूषण जब महिलाएं पहनती हैं तो आपने छत्तीसगढ़ी मऊहा झरे गाना सुना होगा, उसमें आपने बहुत सारी छत्तीसगढ़िया लोगों को देखा होगा, ठीक है। और हरेली के त्यौहार पे भी अब मुख्यमंत्री जो है मतलब देखते हैं कि महिलाएँ बहुत एकदम सज धज के आती हैं, तो उसी सजने में आपने बहुत सारा ये दिखा होगा। तो यहाँ पे गैठे पहनते हैं, उसको नागमोरी कहते हैं, ठीक है, वो पहनती हैं। ये यहाँ पे लड़की टिकली, ठीक है। मैं ये जब छत्तीसगढ़ी वाला आभूषण पर बताऊंगा तो ये अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मांग मोती भी पहने रहती हैं, लेकिन इनका जो ऑल टाइम जो रहता है आभूषण, वो करधनी होगा। वो करधनी कैसे होंगे, जो कौड़ियों की करधनी होती है ना, वो वाली कौड़ियों की ये करधनी पहनते हैं, ठीक है, महिलाएं। और गिल्ट जिसको बोलते हैं,
एक नकली चांदी होती है, ठीक है, ऐसे गोल गोल होता है, गोल गोल जो बना रहता है उसकी मालाएं बनती हैं, ठीक है। आप बच्चियों लोगों को देखे होंगे, लड़कियों लोगों को देखते होंगे जब छत्तीसगढ़ी फॉर्मेट पे वो तैयार होते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते होंगे कि वो ऐसे चांदी चांदी का कुछ कुछ पहनते हैं, उसको गिल्ट कहते हैं, और या फिर चांदी का ही ये लोग क्या करते हैं, पहनावा करते हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं का ऐसा गोल हार पहनते हैं एकदम मस्त, ठीक। तो ये शायद पहनावा हो गया। अब खान पान हो गया, पहनावा हो गया। खान पान और पहनावे के बाद खान पान और पहनावे के बाद जो मैं इनका थोड़ा बहुत नशा पानी में चले जाता हूँ ठीक है। नशा पानी, देखिए नशा पानी के नाम पे ये सिर्फ पेज पीते हैं, ठीक है, और सल्फी पीते हैं, और साथ ही महुए की दारू बनाते हैं। तो जो महुए की दारू और सल्फी है, अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, इनके यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जो सल्फी है वो चढ़ेगी, महुए की दारू चढ़ेगी, ठीक है। पेज तो अपना पर्सनल पीते हैं, ये ऐसा कुछ ही नहीं है, लेकिन जब सल्फी और महुए की दारू को भगवान को अर्पण किया जाता है, मदिरा को भगवान को अर्पण किया जाता है, ठीक है, अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, तब उसका वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ वो उसका थोड़ा बहुत व्यापार भी करते हैं, ठीक है। अब भोजन पे हो गया, और चावल, और साथ ही अगर इनके चावल पे देखा जाए तो कोदो, कुटकी, रागी, इस तरफ की जो दक्षिण के क्षेत्र की कोदो, कुटकी, रागी, ये क्या है, एक प्रमुख ये है। कुल्थी हो गया, कुल्थी एक प्रकार की दाल होती है, कोदो, कुटकी एक प्रकार का चावल होता है, मोटा चावल जो होता है, ठीक है। जो देखिए ये क्षेत्र पूरा क्या है, पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो नॉर्मल चावल होता है वो उगने में थोड़ी प्रॉब्लम करती है, तो ये मोटा चावल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मजदूरी तो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आजीविका क्या, आखिर आजीविका का इनका साधन क्या है यार दोस्तों। आजीविका का इनका साधन होता है, सबसे पहले ये जब आदिम काल पे थे, है ना, जब पिछले काल पे थे, तो ये क्या करते थे कि शिकार करते थे जंगली जानवरों का, ठीक है। खरगोश मार लिया भाई, है ना, कौवा मार लिया, कौवा तो नहीं, खरगोश ही ज़्यादा खाते हैं ये लोग, खरगोश खा लिए, हिरण खा लिए, लोमड़ी खा लिए। तो ऐसा टाइप का इनका खान पान होता है, और खान पान होता है, ठीक है। और कंदमूल हो गया, ठीक, तो ये सारी चीज़ें इनके खान पान होती है, ठीक है। पता है जो मांगुर मछली जो होता है उसका भोग लगाया जाता है, जब दंतेश्वरी माता की पूजा होती रहती है तो मांगुर मछली का उल्लेख आता है। तो देखो, तो ऐसा नहीं है, कलकत्ता में भी माताओं को क्या चढ़ाया जाता है, जब पंडाल लगता है तो माताओं में मतलब एक कल्चर पे शामिल है पश्चिम बंगाल के वो, कि उनको क्या चढ़ाया जाता है, मछली चढ़ाई जाती है, ठीक है। मछली एक एज अ कल्चर, और अगर हमारे तरफ मछली ला के रख दो तो ठीक है, बहुत कूटे जाओगे। तो मतलब कल्चर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मांसाहारी शाकाहारी वाला पैटर्न हटाओ। तो इनके खान पान पे वही है कि आदिम काल पे ये क्या करते थे, शिकार करते थे। धीरे से जब ये स्थायी होने लगे तो ये इन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया, कृषि और शिकार दोनों करने लगे। बाद में फिर क्या है, वनोपज का संग्रहण तो पहले से ही करते थे, अब थोड़ा उसको और अच्छे तरीके से करने लगे। और जो लोकल है, आज जब धीरे से सभ्य समाज के साथ ये जुड़ते गए तो ये बहुत सारे जो जनजातीय लोग हैं वो जंगलों से निकल कर अब किस में जाते हैं, मजदूरी काम करते हैं, ठीक है। मजदूरी में जाते हैं, जंगल को संभालते भी हैं, ठीक है। तो फौज में जा रहे हैं, लोकल पुलिस में जा रहे हैं, बहुत सारे उनके पास ऑप्शन है। अब थोड़ा सभ्य समाज, सरकारें भी उनके लिए नौकरी के अवसर खोलते जा रही है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वर्तमान काल पे बहुत सारी नौकरी करते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में कौन, ठीक, तो कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में है, तो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में है उराव जनजाति है, कंवर जनजाति है। ये दो ऐसी जनजातियां हैं। और भैया गोड़ का कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पहले ही बता दिया हूँ गोड़ जाति बहुत ज़्यादा उनकी जनसंख्या है, ठीक है, लाखों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। जैसे कंवर 8 लाख 7 लाख के आसपास है ना, तो उनकी जो जनसंख्या है लगभग 40% तो ऊपर ही रहती है, तो 56 या 60 लाख के आसपास है। तो
तो ऐसा क्या है, गौड़ जनजाति की जनसंख्या है। तो कंवर और उरांव जनजाति की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगे, मतलब पहले की अपेक्षा अब वो बहुत ही शैक्षणिक रूप से सक्षम हैं, और वो क्या करते हैं, शासकीय नौकरियों में वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक टर्म इनके किस चीज़ के, अबुझ माड़िया भी माड़िया जनजाति के हिसाब से देखा जाए तो। अब माड़िया जनजाति भी पीछे ले रही है भाई, जब बस्टर टाइगर, ठीक है, माड़िया जनजाति के थे वो, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसे तो द बस्तर टाइगर बोला जाता है उनको। तो अब पिछड़े हुए नहीं हैं, धीरे से राजनीतिक बैकग्राउंड बढ़ा है, आवाजाही बढ़ी है, ठीक है, सोशल मीडिया का टर्म बढ़ा है, तो और साथ से साथ सबसे बड़ा होता है शिक्षा का प्रसार। दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी बनी, ठीक है, लोकल लोगों को उसमें एडमिशन मिला, तो बढ़ रहा है धीरे से, उनको एक अच्छा अवसर मिल रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं और अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मजदूरी में पहले वही बता सकते हो कि वनोपज संग्रहण, शिकार, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब। अब जो है वंश देखते हैं, तो इनका देखिए, इनका वंश जो होता है ना, वो पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक होता है, अर्थात ये पिता की तरफ से इनका परिवार बढ़ता है, और पिता की ही सत्ता होती है, माता की सत्ता नहीं होती। ठीक है, लेकिन स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है आदिवासियों में, है ना। सभ्य समाज की अपेक्षा तो स्त्रियों को ये मतलब एक समझ जाए कि देवी ही मानते हैं। आप इसका एग्जाम्पल दंतेश्वरी माता से ले सकते हो कि ये दंतेश्वरी माता का कितना सम्मान करते हैं, दंतेश्वरी माता की कितनी पूजा करते हैं। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके विवाह के तरीकों के, आप भी माध्यम से आप समझ सकते हो जिस प्रकार ये वधू धन देते हैं, तो ये बेटर है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि इनके अन्य में देखो तो अन्य में जैसे विवाह हो गया, इनका पर्सनल चीज़ें देखते हैं। तो जब ये प्रसव करवाते हैं, ठीक है, तो इनके यहाँ एक प्रसव के लिए एक स्पेशल क्या होती है, कमरा होता है, वह कमरे का काम सिर्फ प्रसव करवाना ही होता है। ठीक है, देखो भाई, पहले प्रसव करवाने हर घर पे नहीं रहता होगा, लेकिन एक पूरे जैसा एक बड़ा परिवार है, तो उस पूरे परिवार पे एक प्रसव क्या होता है, एक प्रसव कक्ष होता है, प्रसव होता है। ठीक है, और उस प्रसव कक्ष का जो नाम होता है वो कुर्मा होता है। क्या होता है, प्रसव कक्ष का नाम कुर्मा होता है। और ये जो जब शिशु पैदा होता है, तो शिशु के जो नाल होती है, नाल काटी जाती है, तो जो नाल होते हैं वो उसको ये तीर से काटते हैं, या फिर तीर से काटेंगे पहली चीज़, या फिर तीर से काट दिए, या फिर तीर से काटते हैं, मोस्टली तीर से ही काटते हैं यार। ठीक है, अब 5 दिन जो है चावल दाल, अब जिनके जैसे कि छठी होता है ना, तो इनके यहाँ भी छठी का कार्यक्रम होता है 5-6 दिन बाद, जैसे कि चावल दाल की खिचड़ी खिलाई जाती रहती है कंटिन्यू, और कंटिन्यू चावल दाल की खिचड़ी खिलाई जाती है, और बहुत कुछ दिन बाद इनका छठी का कार्यक्रम भी होता है। विवाह पे अगर ले जाएं तो भाई विवाह के लिए सबसे बड़े उम्र की ज़रूरत है। अब तो लड़कियों का भी एकदम बढ़ा दिए उम्र, ठीक है, सरकार जो भी सोचती है अच्छा सोचती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका उम्र जैसे है, तो जो लड़के का उम्र होता है वो 18 से 21 वर्ष होता है। देखिए, मैं ये आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको सुनना है। अगर आपके ही गैप होता है तो आप उसको रोकिए वीडियो को और वापस सुनिए, क्योंकि अगर मैं उसको लिखता रहा तो बहुत टाइम जाएगा और आपको बेहतर चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, और चीज़ें ही बहुत एक्सपांड होती जाएगी। ठीक है, अब इनमें जो लड़कों का जो उम्र होता है वो 20 से 21 वर्ष होता है, लड़कियों का उम्र जो है 16 से 17 वर्ष होता है। ठीक है, और इनमें जैसे ऐसा नहीं है कि इनमें अन्य जनजातियों में जैसे एकदम बहुत प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, इसमें भी बहुत प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। इसमें वधू धन को शूक कहते हैं। ठीक है, इसमें वधू धन को क्या कहते हैं, शूक कहते हैं। मैं विवाह के प्रकार बताता हूँ, क्योंकि अक्सर कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन विवाह के प्रकारों को जरूर पूछते हैं। तो आप याद रखिए, इसमें वधू धन को इस जनजाति में, हर एक जनजाति में विवाह को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसमें सूक के नाम से पुकारा जाता है, सूक बोलते हैं इसको, है ना। और इसमें जो सहपलायन विवाह होता है ना, उसको बिथेर कहते हैं। ठीक है, सामान्य विवाह को तो सामान्य विवाह भी कहते हैं। एक जो होता है शूक,
सुख मतलब वधूधन, ये एक टर्म है, ठीक, ये एक टर्म है। पहला विवाह, जैसे एक बिथेर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, जैसे सहपलायन विवाह होता है, ये इसको क्या कहते हैं, बिथेर कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है चूड़ी पहनावा हो गया, चूड़ी पहनावा हो गया, ठीक है। विधवाओं का विवाह होता है, विधवाओं का विवाह हो गया। और कौन कौन सा होता है, अब बिथेर, ओडियाना, ओडियाना हो गया, चूड़ी पहना, यहाँ एक तीसरा हो गया ओडियाना, ओडियाना हो गया, ठीक। एक चूड़ी पहना, जैसे कि मैं शादी के प्रकारों में क्या बता रहा था, इस जनजाति में, पर्टिकुलर इस जनजाति में शादी के प्रकारों में, जैसे कि सूख है, सूख को क्या कहते हैं, वधूधन कहते हैं। बिथेर सहपलायन विवाह हो गया, चूड़ी पहनावा मतलब विधवाओं का विवाह हो गया, ओडियाना हो गया, है ना। और अब जब ये वधूधन लेने होंगे तो वधूधन में स्पेशली ये क्या लेते हैं, चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है, चावल दाल ऐसे ही चीज़ों को मानते हैं और उधारी भी देते हैं। अगर आप वधूधन नहीं दे सक्षम नहीं होते तो आपके ससुर आपको उधारी भी देंगे, लेकिन उसके बदले आपको अपने ससुर के यहाँ विल भी ससुर के यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके विवाह से संबंधित। जैसे ही विवाह को अब हम हटाते हैं तो इनके आदमी जो है 16 संस्कारों के बारे में होता है। आदमी के जन्म के संस्कार के बारे में बता दिया, विवाह संस्कार के बारे में बता दिया। भाई एक और संस्कार जो होता है, ठीक है, वो होता है मृत्यु, आत्मा से परमात्मा का मिलन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनाल गट्टा बोलते हैं, ठीक है। ये एक मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, ठीक। समृद्ध व्यक्ति जो समृद्ध व समाज में बड़े लोग हैं, प्रायः उनका, समृद्ध व समाज में बड़े लोगों का, प्रायः जो है समृद्ध और समाज में जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए ये क्या करते हैं, एक मृतक स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिसे अनाल गट्टा कहते हैं, ठीक है। एक मृतक स्तंभ का निर्माण करते हैं जिसे अनाल गट्टा कहते हैं। ये बहुत बार आया हुआ है, आपको इसको घोट के पी जाना चाहिए, अनाल गट्टा कहते हैं, ठीक है। और इनमें मृत्यु भोज भी होता है, ठीक है, इनमें मृत्यु भोज भी होता है। और ये जो अनाल गट्टा बनता है, मृतक स्तंभ है ना, उसमें स्पेशली इसकी विशेषता क्या होती है, ये कि बड़े पत्थर के बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़े पत्थर के बने होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते हैं, पशु पक्षी के चित्र या फिर, ठीक है, कलात्मक चित्रकारी की गई होती है, कलात्मक चित्रकारी की गई होती है, कलात्मक चित्र। देखिए पशु पक्षी के चित्र बना दिए भाई, पत्थरों में एकदम बना दिए, ठीक है, अच्छा दिखे करके। बड़े पत्थर होते हैं, एकदम बड़ा सा पत्थर होता है जो होते हैं पशु पक्षी के लिए कलात्मक चित्रकारी, पशु पक्षी के चित्र व कलात्मक चित्रकारी की जाती है, तो ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं, ये तो हो गया मृत्यु के संस्कार, विवाह संस्कार बता दिया, जन्म संस्कार बता दिया, मृत्यु के संस्कारों को भी बता दिया, ठीक है। कोज्जी और कुंडा मिलान करके होता है, लेकिन वो स्पेशली घोड़ों में होता है कि तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलान होता है, ठीक है। लेकिन वो संस्कार किस में होता है, प्रायः घोड़ों में होता है, मोस्ट रूप से घोड़ों में होता है। लेकिन अगर माड़िया जनजाति में भी पूछ जाए ना तो ये इसमें भी होता है, ठीक है। माड़िया जनजाति में भी क्या होता है, कोज्जी और कुंडा मिलान होता है, किसी किसी जगह पे होता है। प्रसव हो गया, विवाह हो गया, है ना,
जाति पंचायत देख लेते हैं। तो इनके यहाँ जो परंपरागत जाति पंचायत होता है, तो इनके यहाँ परंपरागत जो जाति पंचायत होता है उसको माझी कहते हैं। परंपरागत जाति पंचायत। तो इसमें परंपरागत जाति पंचायत को क्या कहते हैं? उसके मुखिया को कहते हैं क्या? उसके मुखिया को कहते हैं मांझी। ठीक है, क्या कहते हैं? मांझी। पंचायतों का इनका समूह भी होता है एक बड़ा। ठीक है, अब पटेल, परव, मुखिया, गायता, गांधी। ठीक है, तो इसमें सर्वोच्च मुखिया हो गया, तो इसमें जो होता है एक पटेल हो गया, गायता हो गया, मुखिया हो गया, बड्डे हो गया। तो जो गायता गुनिया होते हैं ना, वो किस प्रकार के होते हैं? समाज के ऐसे होते हैं जो थोड़ा तंत्र मंत्र भी जानते हैं, ओझा की तरह थोड़ा काम करते हैं वो। ठीक है, अब इनके यहाँ देवता जो होते हैं, देखिए अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा इसको। इनके जो देवता होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इसमें चूँकि ये गुणों को ही मानते हैं। ठीक है, ये इनके जो देवताओं में जो है देवी माई हैं, मावली देवी जो है वो इनकी एक मतलब प्रमुख देवियों में से एक है। लेकिन अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो बुढ़ा देव, ठीक है, दंतेश्वरी माई, दंतेश्वरी माई, बुढ़ा देव हो गया, दंतेश्वरी माई हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ बूढ़ी माई, लिंगोपेन, लिंगोपेन। ठीक है, घोटुल के देवता जो होते हैं ना, लिंगोपेन वो। और देखिए ये मड़ई में देवता रहता है, घोटुल में देवता रहता है, तो उनके प्रमुख देवताओं में से एक है लिंगोपेन जी। ठीक, और साथ ही साथ ये प्रकृति पूजक हैं। साथ ही साथ ये प्रकृति पूजक हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, है ना, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, और सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, नदियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनकी पूजा करते हैं। पौधे, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। जल जंगल जमीन पर अपना नैसर्गिक अधिकार समझते हैं। जल जंगल, जल जंगल जमीन पर अपना नैसर्गिक अधिकार समझते हैं, अपना नैसर्गिक अधिकार समझते हैं, नैसर्गिक अधिकार समझते हैं। ठीक है, इनका साथ ही साथ मैंने इनके लिए वो तो बता दिया था आपको, इनका अधिकरण व विकास प्रकोष्ठ बता दिया था, अधिकरण व विकास प्रकोष्ठ बता दिया था। ठीक है, अब इसी में मैं क्या क्या बताऊंगा। लिंगोपेन हो गया, यहाँ पे एक और होता है इनका अंगादेव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विकास प्रकोष्ठ और वो बता दिया। अब इनमें जो होता है जैसे घोटुल, और साथ ही साथ इनके द्वारा जो किया जाने वाला लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोकगीत क्या गाते हैं, लोग क्या क्या लोक पर्व मनाते हैं, है ना, और घोटुल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एक ही जगह अगर करूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन भी अलग अलग आता है। विवाह के बारे में बताइए तो विवाह के बारे में पूरा विवाह बताना पड़ेगा, ये है तो इसके बारे में पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर उस चीज़ को टारगेट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इनका मनोरंजन है, नृत्य है, वही कि मैं एक जब करूँगा तो पूरे के पूरे जनजातीय नृत्य को एक साथ लेते के चलूँगा। ठीक, तो आज का वीडियो जो है जनजाति का यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाकर पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।